हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। क्लास 10th एसएसटी का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड का कम्प्लीटली सॉल्व हम देखने वाले हैं। तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ओटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो मतलब फूड खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और फॉडर यानी कि जानवरों को भी ये दी जाती है खाने के लिए। खरीफ क्रॉप है और टेम्परेचर चाहिए होता है इसको 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल पर उगती है। तो इसका आंसर मेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट टू ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो देखो, अलुवियल सॉइल गंगैटिक प्लेन में हमें मिलती है। ब्लैक सॉइल हम लोगों को जो रीजन है हमारा महाराष्ट्र वाला है ना, वहाँ पर मिलती है। एरिड सॉइल हमें राजस्थान वाले रीजन में मिलती है, और लेटेराइट सॉइल हमें जैसे कि जो गोवा वाला रीजन है वहाँ पर, बेंगलोर वाला जो रीजन है उधर साइड पर हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यूएसए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसे कि बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, जो एक इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लिया जाता है तो वो फॉर्मल सोर्स होता है उधार लेने का। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बाकी तीनों जो होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है टाइम वाइज, मतलब सबसे पहले फिर उसके बाद जो इवेंट्स हुए उसके हिसाब से लगाना है। तो जोहान गुटेनबर्ग ने इन्वेंट करी प्रिंटिंग प्रेस। फिर उसके बाद मार्टिन लूथर थे, उनकी जो राइटिंग थी बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म हुआ उनके लिखने की वजह से। फिर मेनोकियो री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, और फिर प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कहीं पर बहुत कम ग्रोथ हो रही है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक चैलेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अडॉप्ट मेजोरिटेरियनिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो श्रीलंका ने अडॉप्ट किया है मेजोरिटेरियनिज्म अपने संविधान में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द करेक्ट बताना है। तो कुरियर सर्विस टर्शरी सेक्टर में आती है। फिशरमैन देखिए प्राइमरी सेक्टर में आता है। कारपेंटर टर्शरी में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो भी टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। तो करेक्ट इसमें आ जाएगा, कुरियर वाला सही है। नेक्स्ट देखो, हमें बोला गया है विमेन वर्क एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट्स मियार्ड सैलरी आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे। मतलब वो स्वीट शॉप में काम करती है, पूरे दिन काम करती है, बहुत ही कम पैसे उसको मिलते हैं। शी डजंट गेट एनी हॉलीडेज और पेड लीव, रादर हर एम्प्लॉय डिडक्ट्स हर सैलरी वेन एवर शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम वर्क। तो काम पर नहीं आती है तो भाई उसकी सैलरी और काट लेते हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एजर्शन रीजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या कोई भी ग्रोथ हो, सस्टेनेबली वो ग्रोथ होनी चाहिए। Sustainable development ensure that environment friendly measures are adopted for carrying out production processes। तो sustainable development ensure करता है कि environment friendly measures लिए जाने चाहिए ताकि अच्छे से progress हो सके। दोनों बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली भी डिटरमाइंड बाय, तो डेवलपमेंट आप पर कैपिटा इनकम से देखेंगे, लिटरेसी रेट कैसा है वहाँ का वो देखेंगे, और हेल्थ स्टेटस देखेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वॉज कॉमन बिटवीन द राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ई.वी. रामास्वामी नाइकर। तो ये किसके बारे में लिखते थे, रामास्वामी नाइकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कास्ट सिस्टम ऑफ इट, मतलब इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इश्यूज़ हैं उसमें, उसके बारे में ये दोनों ही लिखा करते थे। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। तो
10 नहीं है यहाँ पे, 7 या उससे ऊपर। आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट आता है रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट, इसको हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जो पहले बैरियर्स थे, रिस्ट्रिक्शन थे, गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, उनको हटाना होता है लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज़ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, आइडेंटिफाई द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन एनी टू प्रोविजन दैट मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। तो इंडिया सेक्युलर स्टेट क्यों है? क्योंकि भाई देखो, सारे धर्मों को अपने को प्रोफेस करने का, मतलब अपना धर्म फैलाने का, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे देश का, है ना। सारे धर्मों को हमारा जो देश है वो बराबर सम्मान देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। सारे के सारे इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटी को फ्रीडम है अपना जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने का और प्रोपगेट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। तो इंडिया में एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं ये बताना है। तो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो भाई देखो, अगर रिसोर्सेज बचाने हैं तो रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा सॉरी। और हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर जुडिशियल यूज़ ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम लोगों को अच्छे से यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए इंडिविजुअल व्हीकल्स के बजाय। जब हम बिजली का इस्तेमाल ना कर रहे हो तब हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार रोजगार कैसे बढ़ा सकती है? तो कई सारे वेज हैं। देखो, फैक्ट्री लगाना एक होता है ना, फैक्ट्री लगा सकते हैं, वहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड करी जा सकती है। सड़कें इनफैक्ट बनाना जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्शरी फैसिलिटी इन एन एरिया, है ना, टर्शरी फैसिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की, सर्विसेज की फैसिलिटी। टू प्रमोट आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। इंडस्ट्री लगाने से it is also possible to set up industry that process vegetable and agriculture produce like potato, sweet potato, है ना, टोमेटो, है ना, टोमेटो की प्रोसेसिंग करके टोमेटो केचप बनाना और पोटैटो की प्रोसेसिंग करके चिप्स बनाना। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं गांव में। बाय प्रमोटिंग टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक IT सेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, टूरिज्म इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है डिस्क्राइब एनी 2 steps टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया हमारी गवर्नमेंट ने? तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर से और स्टेट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे ज़रूर। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर SC ST OBC। तो रिजर्वेशन किया गया सीट्स का जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1/3 जो सीटें हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की गई। क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला गया इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया ताकि इलेक्शन अच्छे से हो सके लोकल लेवल पर। सेक्शन C है व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। भाई देखो, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है ना कि काउंटी नहीं है, पता नहीं कितनी बार ही आ चुका है। तो रॉलेट एक्ट, Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. The Rowlatt Act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council. तो भाई जल्दीबाजी में पास कर दिया गया था। इंडियन मेंबर्स यूनाइटेडली अपोज्ड इट। इंडियन मेंबर्स ने तो इसकी बहुत ज़्यादा बुराई करी थी कि ये पास नहीं होना चाहिए। इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो इससे ना गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकते थे और
किसी भी पर्सन को 2 साल के लिए पकड़ सकते थे और जेल में डाल सकते थे, और उस पर कोई ट्रायल भी नहीं चलेगा, कोई सुनवाई भी नहीं होगी, पकड़ो जेल में डालो। और ये बहुत ही अनजस्टफुल और ख़राब लॉ था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया इसके खिलाफ। नेक्स्ट है डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। तो देखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग होता है जिसमें क्रॉप्स को ना प्रॉफिट कमाने के लिए उगाया जाता है। मतलब बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग जो होती है, प्लांटेशन फार्मिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े लैंड पैच पर एक ही तरीके की फसल को उगाया जाता है। लार्ज लैंड एरियाज आर नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जैसे कि गन्ने की खेती हो गई, जैसे कि केले की खेती हो गई, कॉफ़ी की हो गई, टी की हो गई, तो ये प्लांटेशन टाइप का एग्रीकल्चर ही होता है। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक ही टाइप की क्रॉप जो है वो बहुत बड़े एरिया पे उगाई जाती है। इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव एंड डन विद माइग्रेंट लेबर। तो इसमें ना लेबर बहुत लगती है, तो माइग्रेंट्स लेबर मतलब सस्ती लेबर की ज़रूरत होती है इसमें। ऑल प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। प्लांटेशन हैज़ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोथ। तो मतलब वो प्रोड्यूस हुआ और फिर उसके बाद फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में जो कंपनीज़ हैं वो पूरी दुनिया में कैसे फैली है ना। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। तो इंडिया का IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर अ लंडन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स। तो कॉल सेंटर बहुत बड़े एग्जाम्पल है, IT सेक्टर पूरा ही इसका एग्जाम्पल है। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, है ना। तो डेटा एंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होती हैं और दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा। It provide 100 days assured employment every year to each rural household। तो 100 दिन का काम आपको दिया जाएगा अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये नरेगा में कहा गया। 1/3 काम जो है वो विमेन के लिए रिजर्व रखा गया। और अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है और 15 दिन तक उसको कोई काम नहीं दिया गया तो उसको बेरोज़गारी भत्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट हैव टू एस्टेब्लिश सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो गवर्नमेंट को एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे फंड बनाना पड़ेगा ताकि ये वाली जो स्कीम है ना इसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देयर इज़ ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि भाई पूरी दुनिया में सब लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया के लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखो, डेमोक्रेसी गिव्स फ्रीडम टू पीपल टू सेलेक्ट देयर गवर्नमेंट विदाउट एनी डोमिनेशन और प्रेशर अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मतलब डेमोक्रेसी का क्या है ना कि लोगों को ना फ्रीडम मिलती है अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने की, वोट देने का क्योंकि अधिकार दिया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। तो लोगों को एक तरह से डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका मिलता है और इससे सिटीजन को इक्वालिटी मिलती है क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट होता है, हर किसी के पास 1 वोट होता है और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और एक डिग्निटी प्रोवाइड करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल को। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन 5 पॉइंट टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। तो इलेक्शन जो कंटेस्ट करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी करती हैं और फिर सरकार भी वही बनाती है। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो अलग अलग पॉलिसीज़ प्रोग्राम है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं और वोटर उन्हीं में से फिर चूज़ करते हैं कि किस पार्टी को जिताना है।
पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो कानून किस तरीके से बनेंगे देश में, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिसाइड करती हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। तो पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम भी पार्टीज करती हैं और जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं देश में दुनिया में उसको हाईलाइट करने का काम भी यही पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को रन करती हैं। अपोजिशन का रोल भी ये प्ले करती हैं, क्योंकि देखो इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी सरकार बनाती है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में जाती है। जो अपोजिशन में जाती है वो सरकार पर प्रेशर बना करके रखती है कि लोगों के भले के लिए वो काम करें। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब 5 चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो 5 चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी के क्या हैं? तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो मतलब एक परिवार की चली जा रही है और इसके पास पैसा है, वो इलेक्शन जीत जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। नेक्स्ट है देखो, हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम। तो हमें नेपोलियन के क्या क्या बढ़िया बढ़िया काम किए हैं उसने वो बताने हैं। तो सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियनिक कोड वॉज फॉलोड बाय द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, तो इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। इस पे सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया, कानून के सामने आप बराबर होंगे, बर्थ के बेसिस पर से प्रिविलेजेस हटा दी गई थी और जितने भी एरिया पर फ्रेंच का कंट्रोल था सब पर नेपोलियनिक कोड लागू किया गया था। जो नए बिजनेस थे, आर्टिसन थे, पीजेंट थे, उनको एक नई फ्रीडम मिली थी काम करने की। और टेरिटरीज जो फ्रेंच के कंट्रोल में थी, जैसे कि फ्रांस के कंट्रोल में कौन कौन थे, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डच रिपब्लिक, इनमें पीजेंट को ना फ्री कर दिया गया फ्रॉम मिनोरियल ड्यूज़। यानी कि ऐसा होता था कि जिनके अंडर जो पीजेंट काम कर रहे हैं ना, तो बस उनके अंडर काम करना ही बढ़ता रहेगा उनको जनरेशन टू जनरेशन। तो इससे मुक्ति दे दी गई। पीजेंट वर फ्री फ्रॉम सर्वडम, फ्यूडल सिस्टम एंड अबॉलिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिविजन वर सिंप्लीफाइड। तो मतलब जो पीजेंट्स के साथ गलत होता था और जो ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, सारी की सारी चीज़ें इनके फेवर में होती थी, ये सब हटा दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस होती थी, देखो गिल्ड क्या होता था ना, एक ना कार्टेल टाइप का बन जाता था। मतलब मान लो कि व्यापारी ने ग्रुप बना दिया अपना और कि हम ही व्यापार करेंगे और कोई नहीं कर सकता हमारे अलावा, तो ये सब ख़त्म कर दिया गया। देयर वर इम्प्रूवमेंट्स इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर करा नेपोलियन ने। टू फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ goods and businessmen began to realize that common national currency, standardized weight and measure and uniform laws were of great help। तो भाई एक ही करेंसी होगा, एक ही वेट एंड मेजर होगा और एक जगह से दूसरी जगह जाना अगर आसान हो जाएगा तो भाई व्यापार करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, और में है कि भाई रोल ऑफ फोकलोर एंड सिंबल्स इन द रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी में इंडिया में जो फोकलोर थे, फोकलोर बेसिकली आप कहानियाँ कह सकते हैं, किस्से कहानियाँ, गाने, इन सब के की वजह से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की फीलिंग हमारे अंदर कैसे आई। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर डेवलप थ्रू इंडियन फोकलोर एंड सिंबल। नेशनलिस्ट बिगेन फोक टेल्स की भाई विलेज टू विलेज, गांव टू गांव जाते थे और कहानियाँ सुनाते थे कि आपका देश तो इतना मान रहा है, अब आप गुलाम हो गए हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। और फोक ट्रेडिशन से आपके नेशन की, आपका देश बहुत महान रहा है, एक प्राइड की फीलिंग डेवलप करी गई। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कलेक्ट किए बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। महाराष्ट्र में नतीशा शास्त्री ने पब्लिश किए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नतीशा शास्त्री ने ये पब्लिश किया था कि साउथ इंडिया के जो फोकलोर्स हैं, देखिए जो फोकलोर्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो किस्से कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं। नेशनलिस्ट ने इसको देखा कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है लोगों को एकजुट करने के लिए। नेक्स्ट आता है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट देने हैं कि अगर सस्ता मतलब उधार हमें कम रेट पर मिल जाए तो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले तो देखो स्टार्टअप्स बन सकते हैं, नए नए बिजनेसेस आ सकते हैं और
अगर किसी को कोई बिज़नेस करना है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको उधार मिल जाए तो हो सकता है वो बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाए, वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है बहुत सारी अर्निंग जो है वो लोन को रीपे करने में जा रही है। इससे क्या होता है, इनकम कम हो जाती है। कुछ केसेस में हाई इंटरेस्ट रेट होता है, तो इससे अमाउंट जो है वो जो उधार दे रहा है उसका फ़ायदा होता है। तो लोग कई बार क्या होता है, डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। हायर इनकम जो होती है, अगर जैसे कि लोन इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो इनकम हायर होगी, तो इससे बिजनेस आगे एक्सपैंड भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ वगैरह ट्रेड बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कि फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर इंडिया में इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों नहीं है, फ़ायदे और नुकसान। तो फ़ायदे तो भाई बहुत सारे हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल मिल जाती है अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो, और जो खर्चे चल रहे हैं वो इजीली निकल जाते हैं, और जो काम चल रहा है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है, अर्निंग बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है ना। जो फॉर्मल सेक्टर होता है, स्मॉल कल्टीवेटर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर मिल जाता है लोन तो वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। और डीमेरिट्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोन मिलता है फॉर्मल सेक्टर से, कोलेटरल इशू आ जाती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार भाई तो ये लेके आओ, वो लेके आओ, इतने डॉक्यूमेंट मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट कई बार पूरे नहीं होते। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी इन रूरल एरियाज़, मतलब रूरल एरियाज़ में तो समझ ही नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से पूरे हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है, सजेस्ट एनी 5 स्टेप्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुई है इंडिया में, उससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुआ है वो कैसे कम हो सकता है। तो जो वाटर का यूजेज है उसको हम, मतलब वाटर वेस्ट ना करें, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें वाटर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और ट्रीट करें हम लोग हॉट वाटर को। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो बिना ट्रीट करा पानी नदियों में छोड़ देती हैं, तो पहले ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट होना चाहिए, उसके बाद वो नदियों में जाना चाहिए। और जो पर्टिकुलेट मैटर होता है हवा में, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह जो हैं, और इस तरीके से ना साफ़ करके धुआं निकालना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना दे। और जो ऑयल रिफाइनरीज़ होती हैं या फिर जो कोयले की इंडस्ट्री होती हैं वो भी गंदगी ना छोड़ें, और मशीनरी इक्विपमेंट जो जनरेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करें, नॉइज़ पोल्यूशन होता है उससे, ठीक है। तो ये हो गया, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है नेशनल इकोनॉमी में। तो देखो नेशनल इकोनॉमी में तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इंडस्ट्री लगी है, सामान प्रोड्यूस हुआ है, बिका है, कमाई हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसकी वजह से इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है तो देश की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की मदद से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बढ़ी है उससे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है तो देश की ग्रोथ भी हुई है। सेक्शन ई, नर्मदा बचाओ वाला जो पार्ट है ना वो वाला हमारा आता है इसमें। नर्मदा, ठीक है, हम पहले ना क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है सरदार सरोवर डैम जो बना है उसके। भाई देखो पावर है ना, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, बेसिकली ये ना वही आ जाता है। एक तो आपको पता भी होना चाहिए, और जो इंग्लिश में हम लोग ना छांटते हैं ना वही आ जाता है अपना। तो कोई भी डैम अगर बनता है ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे इरिगेशन का पानी भी आता है, ड्रिंकिंग वाटर भी पहुंचाया जा सकता है ऐसे इलाकों में जहां पर पहले बाढ़ आया करती थी। और एनालाइज द रीज़न ऑफ प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल पीपल। तो भाई देखो लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया था ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्प्लेसमेंट हुआ था। जब भी डैम बनता है ना तो बहुत सारा जो एरिया होता है ना उसको पानी से डुबो दिया जाता है, क्या, क्योंकि डैम बहुत बड़े बनाने होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को उनके जगह से हटाया जाता है। और रिहेबिलिटेशन की डिमांड अगर पूरी नहीं करी जाती, रिहेबिलिटेशन मतलब जहाँ से लोगों को हटाया है कहीं और पर जाकर बसाए, हार्वेस्ट के लॉसेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉसेस भी होते हैं। सेव नर्मदा मूवमेंट किस तरीके से काम किया, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि लोग को हटाया गया तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। एनवायरमेंटल इशू भी थे कि भाई डैम बनाने से देखो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम तो आती है, और ट्राइबल का जो सोर्स था लाइवलीहुड का वो भी छिन गया था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो थे उससे रिलेटेड है। तो पावर शेयरिंग एसेंशियल क्यों है डेमोक्रेसी के लिए। तो देखो पावर शेयरिंग तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है। अगर पावर शेयरिंग नहीं की जाती तो हम श्रीलंका की तरह देख सकते हैं कि दंगे हो सकते हैं। पावर शेयरिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ताकि रिफ्ट ना आए और सही से काम हो सके। तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
अब अलायंस बिल्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, क्या अलायंस बनाना पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है? तो अलायंस समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंडक्ट इलेक्शन। तो हाँ भाई, अलायंस बनाना भी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। और हाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर इन पावर। तो भाई जो ये वो होते हैं प्रोटेस्ट होते हैं, इससे सरकार पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, सरकार को बात माननी पड़ती है। तो ये मतलब आप लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए एक और है, एक्सप्लेन मेन रीज़न ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर बाय कृष्णा जी। तो कृष्णा जी त्रंबक रनाडे, इनहेबिटेंट ऑफ पूना, इंटेंट टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर इन द मराठी लैंग्वेज विद अ व्यू ऑफ अफोर्डिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट। तो क्या था कि भाई लोकल इंटरेस्ट के बारे में लोगों को पता लगे कि अपने आसपास क्या चल रहा है, इसलिए वो न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहते थे। हाउ वॉज द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन सीम आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो न्यूज़पेपर बनाना और पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना ये एक जैसी बातें कैसे हैं? तो क्योंकि भाई देखो ना, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आसपास की बातें लिखी जाएंगी, आसपास के मुद्दे उठाए जाएंगे, तो इट विल बी ओपन फॉर फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट ऑफ जनरल यूटिलिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, स्पेकुलेशन। तो इसके लिए ये सब होगा। और न्यूज़पेपर का टास्क होगा पॉलिटिकल एसोसिएशन से आइडेंटिकल इसलिए होता है टू द रोल ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन पार्लियामेंट इन इंग्लैंड। दिस इज ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग गवर्नमेंट पॉलिसी टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जाता है ना, और गवर्नमेंट ऐसे काम कर सकती है, ऐसे काम कर सकती है, तो इसलिए जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल ऑपोजिशन की तरह भी काम करता है। एनालाइज द रीजंस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ न्यूज़पेपर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के टाइम पर इतने पॉपुलर क्यों हो गए थे न्यूज़पेपर? तो देखो बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि उस समय पर टीवी वगैरह तो था नहीं, तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको स्प्रेड करनी है तो आपको न्यूज़पेपर की ही सहायता लेनी है, तो न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इसलिए पॉपुलर हो गए थे। नेक्स्ट आता है हमारे मैप वर्क। तो लास्ट पार्ट हो गया बिल्कुल, अब होने वाला है कंप्लीट। तो मैपिंग हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को बोला गया है, हाँ ये रहा यहाँ से, तो 2 places A and B have been marked on the political outline map of India. Identify them. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। तो 1920 में अच्छा मैप है कलकत्ता में, तो ये वाला जो हमारा आ जाता है, ये ए वाला है हमारा कैलकटा, ठीक है। तो ए हमारा आ जाता है कलकत्ता, ठीक है, इस तरीके से फिल कर दो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो भाई ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, डांडी है ना, डांडी। नेक्स्ट आता है देखो हमारा कि हाँ, नेम द कोल माइन लोकेटेड इन द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो कोल माइन लोकेटेड है उसका आंसर है, नाम है नाइवेली। तो तमिलनाडु में नाइवेली लोकेटेड है। नेक्स्ट है देखो, नेम द डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब। तो चेनाब पे तो सलाल डैम है ना, सलाल डैम रिवर चेनाब पे बना हुआ है। लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम। और यहाँ पर स्टेट नोएडा कहाँ पर है? नोएडा तो देखो यूपी में है, ठीक है। तो आप लोग मैप में ये सब फिल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।